ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि जो संपादकीय पाठ होता है ये आपके लिए काफ़ी मदद पहुँचाता है। आपके प्रीलिम्स में, आपके मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो शाम के 6 बजे आपकी ये क्लास आती है, आप लोग जरूर देखा करिएगा। कोई आपका सवाल रहता है, कोई सवाल सुझाव रहता है, तो उसे भी आप लोग बता सकते हैं। भारत अमीरात की बेमिसाल जोड़ी। तो आप देखिए, कुछ चुनिंदा देश देश ही ऐसे हैं जिन्हें भारत का घनिष्ठ मित्र कहा जा सकता है। और उनमें आप देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का विशेष स्थान है। विगत 10 वर्षों में यूएई रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भारत का बेमिसाल दोस्त बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यूएई यात्रा के दौरान भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर बात आगे बढ़ी है। जयबान नामक भारतीय रुपये पर आधारित डिजिटल भुगतान कार्ड का अनावरण भी हुआ है। इन सब से बढ़कर अबू धाबी में भव्य स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन भारत के सांस्कृतिक विस्तार का प्रतीक है। एक ही दौरे में इतने पहलुओं पर ठोस प्रगति दर्शाती है कि अमीरात हमारे लिए कितना मायने रखता है। मोदी द्वारा आप देखते हैं, मोदी द्वारा अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहान को मेरा भाई कहना और उन दोनों के बीच आत्मीय स्नेह के बीच पीछे परस्पर हितों और मूल्यों का अभिसरण है। अमीरात भारत व्यापक सामरिक साझेदारी का एक मुख्य स्तंभ है। दोनों देशों का आतंकवाद और कट्टर जिहादी शक्तियों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ने का निश्चय है। एक समय था जब अमीरात इस्लामी भाईचारे और उम्मा के नाम पर पाकिस्तान का करीबी हुआ करता था। कश्मीर पर उसका रुख भी भारत के खिलाफ होता था। वर्ष 1999 में जब पाकिस्तानी जिहादियों ने भारतीय विमान का अपहरण करके उसे पहले दुबई में उतारा, तब अमीरात ने हमारी मदद नहीं की थी। वह जहाज वहां से बेरोक-टोक तालिबान शासित कंधार पहुंच गया था और जिसे छुड़ाने के लिए भारत को भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। एक बार मैप देख लीजिए। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, एशिया में आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को यूएई देखने को मिलेगा। संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहा हूँ। ये है फारस की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओमान की खाड़ी है, ये आप देखिए। ये सऊदी अरब हो गया, ओमान आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहीं कतर है, बहरीन है, इन्हीं की बात हो रही है, इसी की। और समय के साथ आप देखते हैं कि बहुत कुछ बदला। वर्ष 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद और स्वयं अमीरात की राजतंत्रीय व्यवस्था के लिए खतरा बनने इस्लामिक आतंकवादियों को देखते हुए अबू धाबी ने अपना दृष्टिकोण बदला और नई दिल्ली के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकवाद पर नकेल कसना उसी दृष्टिकोण के अनुरूप है। दुबई में बसे भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण में अमीरात ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो दुबई और शारजहां कभी कुख्यात अपराधी और आतंकी सरगना दाऊद इब्राहिम के ठिकाना हुआ करते थे, वहां अमीरात की हुकूमत ने शिकंजा कड़ा कर दिया। मोदी युग में तो अमीरात ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी में भारत का पक्ष लिया और उस मंच पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को चुनौती दी और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया। तब पाकिस्तान इस्लामिक जगत में उसका रोना रो रहा था। तब अमीरात ने पाकिस्तान को खुलेआम फटकारा और आतंकवाद के विरुद्ध भारतीय सैन्य कार्रवाई की प्रशंसा की। आज अमीरात कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। खाड़ी के अन्य देशों के मुकाबले अमीरात उदार इस्लामी मूल्यों और खुले मन के मोर्चे पर अग्रणी रहा है और इसी कारण उसे भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और संयत देश पसंद है। अमीरात ऐसा अनोखा देश है जिसकी सरकार में सहिष्णुता और सह अस्तित्व को प्रोत्साहन देने के लिए पूरा मंत्रालय बनाया गया है। अमीरात ने रोमन कैथोलिक समुदाय है कि प्रमुख पोप फ्रांसिस की मेजबानी की है। हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों के निर्माण की मंजूरी दी है। अब्राहिमिक फैमिली हाउस की स्थापना की है जिसमें मस्जिद, गिरजाघर और यहूदी उपासना गृह शामिल हैं। भारतीय संवेदनाओं की दृष्टि से ऐसा इस्लामी देश ढूंढे नहीं मिल सकता है और इसलिए अमीरात पूरे खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों का सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य है। अमीरात में फिलहाल आप देखिए 35 लाख से अधिक ज्यादा भारतीय निवास करते हैं। अमीरात की कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा भारतीयों का है। वहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, ईरान के प्रवासियों की कुल संख्या से भी बढ़कर संख्या के लिए भारतीयों की है। मेहनत मजदूरी से लेकर ऊंची श्रेणी के पेशेवरों तक अमीरात की सरकार अन्य देशों के लोगों की तुलना में भारतीय नागरिकों को वरीयता देती है क्योंकि आदर्श व्यवहार और परिश्रम में उनका कोई सानी नहीं है।
अमेरिका चीन के बाद अमीरात भारत का तीसरे सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वहाँ बड़े भारतीय निवेशकों और कंपनियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी है। अमीरात भारत में चौथा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है और उसमें भी हमारे प्रवासियों की अहम भूमिका है। अमीरात जैसे छोटे से देश के लिए भारत जैसे भावी महाशक्ति के आर्थिक भाग्य पर निर्णायक प्रभाव होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अमीरात और भारत के बीच शताब्दियों से समुद्री व्यापार कायम रहा है, जो अब एक ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमीरात ने हमारे पेट्रोलियम भंडार में तेल जमा कराने में अहम भूमिका भी निभाई। मोदी युग में दोनों सरकारों ने आर्थिक निकटता की राह में सभी प्रकार के अवरोधों को दूर करते हुए एक अनुकूल परिवेश तैयार किया और जिसमें द्विपक्षीय व्यापार निरंतर वृद्धि कर रहा है। वहीं आप देखिए, खाड़ी देशों का मार्गदर्शक बनकर अमीरात ने सिद्ध किया है कि भारत से सौदा मुनाफे का ही होता है और चीन अमेरिका से इतर अगर विश्व में कोई देश है जिससे विपुल आर्थिक लाभ मिल सकता है तो वह भारत है। अमीरात और भारत ने इजराइल और अमेरिका के संग I2U2 जैसा राजनीतिक गठजोड़ बनाया है और आर्थिक गलियारा उसी का विस्तारित रूप है, जिसमें भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप का एकीकरण संभव है। चीन केंद्रित विश्व व्यवस्था का विकल्प देने में अमीरात और भारत नींव की ईंट है और अबू धाबी और नई दिल्ली अफ्रीका में भी मिलकर काम कर रहे हैं, जो आप देखिए त्रिकोणीय कूटनीति का उत्तम उदाहरण है। अमीरात, भारत, फ्रांस की तिकड़ी अरब सागर और हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भी प्रयासरत हैं। ऐसी नवाचारी विदेश नीति पहल से भारत के अंतर्राष्ट्रीय कद और नेतृत्व का परिचय मिलता है, जिसमें अमीरात जैसे मित्रों का अहम योगदान है। अमीरात में अहलन मोदी का उद्घोष और बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगे की रौनक साफ दर्शा रही है कि ये दोस्ती और मजबूत होगी। स्तंभ का शीघ्र प्रकाशित होने जा रही पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक है। इनका नाम है श्री राम चौलिया। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोगों के भी कोई पॉइंट हुआ करे, कोई सुझाव हुआ करे, इस पर आपकी राय हुआ करे तो आप लोग नीचे जरूर बताया करिएगा। राजनीतिक इरादों वाला आंदोलन प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की कुछ मांगें ऐसी हैं जिन्हें किसी भी सरकार के लिए मानना संभव नहीं है। अब आप देखते हैं कि मैंने कहा ना, अब डेली आप देखेंगे कि आर्टिकल लिखे जाएंगे, तो आप लोगों को डेली मुझे लगता है पढ़ना जरूरी नहीं है। एक बार आप लोग देख लीजिए किसानों की मांगें क्या हैं। किसानों की मांगें MSP पर गारंटी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है। जो आप देखिए किसान आंदोलन, जो 3 कृषि कानून लाए गए थे ना, उस समय आप देखेंगे कि उन पर जो दर्ज हुई थी FIR उसे वापस करना, लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी उन्हें मुआवजा और न्याय मिलने की बात हो रही है और आप देखिए कि इन्हीं की बात हो रही है। इस तरह के मुद्दे हैं उनके। तो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ऊर्जा, गरीबी से मुक्ति। यदि किसी व्यक्ति की गरीबी का आधार उसकी शारीरिक असमर्थता है तब वह किसी के सहयोग के लिए लाचार है, किंतु यह वह मानसिक रोग है तो फैलता ही जाएगा। वह गरीब खिचड़ी और कंबल बांटने वालों का महिमा मंडन कराता रहेगा। गरीबी केवल गरीब के संकल्प और उसके सार्थक प्रयासों से ही मिट सकती है। दिखाई देने वाली गरीबी का विपरीत शब्द तब तक दिखाई देने वाली अमीरी रहेगा जब तक कि दोनों लोगों यानी कि अमीर और गरीब अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। अपने पुरुषार्थ और कुशलता के प्रति असंतोष और कर्म के फलस्वरूप प्राप्ति में जब तक संतोष नहीं होगा तब तक हम गरीब ही बने रहेंगे। तुलसी के पौधे की बरगद से प्रतिस्पर्धा क्यों होनी चाहिए? बरगद यदि बहुत बड़ा है तो तुलसी को भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं। गुलाब जमीन में पैदा होता है तो कमल जल में खिलता है। गन्ना मीठा है तो मिर्च तीखी है। पहाड़ ऊंचा है तो समुद्र गहरा है। सूर्य आप देखेंगे फल और धान्य को पकाता है तो चंद्रमा उसमें आप देखिए रस और मिठास भर देता है। संसार में समस्त प्रकृति विरोधाभासी है और हाथी सबसे बड़ा जानवर है तो खरगोश अपनी जगह सुंदर है। गाय पूज्य है और उसका अपना महत्व है तो घोड़ा दौड़ के लिए उपयोगी है। गरीबी तो दूसरे में विशेषताएं देखना और स्वयं कुछ ना करके उसकी तरह बन जाने की मिथ्या इच्छा का नाम है। हमें किसी की तुलना में छोटे या फिर हम किसी की तुलना में बड़े हैं, यह सोच ही मानसिक गरीबी है, क्योंकि आप देखिए दोनों कुछ और बनना चाह रहे हैं और वे जो हैं उस योग्यता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं वे सब अपनी शक्ति और योग्यता का उपयोग करके स्वावलंबन की भूमि पर संकल्प के शिखर पर पहुंचकर जीवन के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। हमें भगवान ने जो दिया है, जो सिखाया है, वह बस केवल उसी का सदुपयोग करना है। ये आप देखिए MSP का अर्थशास्त्र।
दिल्ली में जबरन प्रवेश करने की जिद कर रहे पंजाब के किसान संगठन अपनी जिन मांगों को लेकर सरकार से मनवाना चाहते हैं उन्हें इस सरकार तो क्या किसी भी सरकार के लिए मानना संभव नहीं। कुछ मांगे तो ऐसी हैं जिन्हें मानने का मतलब है होगा देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। क्या किसान संगठन ना मानी जाने सकने वाली मांगे इसलिए करें ताकि टकराव का सिलसिला बना रहे? पता नहीं वे क्या चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से कोई समझौता तभी हो सकता है जब तार्किक मांगे सामने रखी जाए, दोनों पक्ष कोई बीच का रास्ता निकालने पर सहमत हो। फिलहाल ऐसा एहसास आसार कम ही है क्योंकि विपक्षी दल किसानों को उकसाने में लगे हुए हैं। इनमें प्रमुख मांग है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इनमें, और राहुल गांधी ने तो यह भी कह दिया कि कांग्रेस ने हर किसान को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया है कि न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। कोई भी समझ सकता है कि यह चुनाव जीतने के लिए किसानों को दिया जाने वाला लॉलीपॉप ही है। यह भी स्पष्ट है कि वह इस हकीकत को भूल जाना चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग का गठन मनमोहन सरकार में किया गया था। इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो मनमोहन सरकार ने उसकी सिफारिशें लागू करने से यह कहकर मना कर दिया कि यह संभव नहीं है। अच्छा होता कि राहुल गांधी यह याद रखते कि मनमोहन सिंह कभी यह भी कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। एक अर्थशास्त्री होने के नाते तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मामले में उचित नतीजे पर ही पहुंचे। वास्तव में शायद ही कोई अर्थशास्त्री हो जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को वित्तीय रूप से वहनीय मानता हो। किसी भी आयोग की रपट पत्थर की लकीर और अंतिम सत्य नहीं हो सकती है। और यदि सरकार किसानों की मांगों के अनुसार सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद के लिए तैयार हो जाती है तो उसे वित्तीय वर्ष करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इतना अधिक पैसा केवल अन्न खरीदने में खर्च करने का मतलब होगा कि अर्थव्यवस्था का बड़ा बेड़ा गर्क करना और साथ ही विकास के समस्त कार्यों का पर विराम लगा देना। बेहतर यह होगा कि किसान संगठन जमीनी हकीकत समझें और बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं के समाधान की राह तलाशें। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह किसान संगठनों के समक्ष यह बात रखें कि वह उनकी जायज मांगों को किस हद तक पूरा कर सकती हैं। ऐसा करते हुए उसे पंजाब के साथ अन्य राज्यों के किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पंजाब के मुकाबले से इस देश के किसानों को एमएसपी का लाभ कम ही मिलता है। और देखिए एक बात, आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के मुद्दे पर? आप क्या एमएसपी देना या एमएसपी पर कानून बनाना सरकार के लिए मुश्किल है? इसका आप लोगों को जवाब देना है। आप लोग लिखिएगा जरूर नीचे। वादा तो निभाया होगा। कोरोना काल की त्रासदी में हम में से कोई भी अब याद नहीं करना चाहता है, किंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके जीवन में इस त्रासदी के दंश इतने गहरे हैं कि वे चाहकर भी इसे कभी नहीं भुला पाएंगे। ये बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों को कोरोना के संक्रमण ने इनसे छीन लिया है। अब या तो ये बेसहारा हैं या फिर अपने ही किसी परिजन की दया कृपा और संवेदनशीलता पर किसी तरह जी रहे हैं। आज इनकी चिंता इसलिए क्योंकि बीते करीब 10 माह से मध्य प्रदेश सरकार ने इन बच्चों से वादा खिलाफी कर रही है। दरअसल प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों को सहायतार्थ योजना आरंभ की थी। इनमें से एक बाल आशीर्वाद योजना थी और जिसके तहत ऐसे प्रत्येक पात्र बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाने थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत 4,000 रुपये प्रति माह और स्पॉन्सरशिप योजना के तहत भी 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाना तय हुआ था। प्रदेश भर में ऐसे 10,000 बच्चे इन योजनाओं में पंजीकृत हैं। सरकार से मिलने वाली धनराशि से इनकी पढ़ाई, खानपान, कपड़े एवं जीवन यापन के अन्य साधनों की व्यवस्था होती है। इससे भी बढ़कर इनका स्वाभिमान बचा रहता है। किंतु अब बीते करीब 10 माह से इन्हें सरकार की ओर से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। किसी योजना के लिए बजट की कमी तो कहीं कुछ और कारण बताया जा रहा है। कहना होगा कि फिजूल खर्ची में डूबी रहने वाली सरकार और उसके अफसर कई बार करोड़ों रुपए ऐसे कामों में आवंटित कर देते हैं जिनका जनता को कोई लाभ नहीं होता है। दूसरी, इस तरह की बेहद जरूरी योजनाओं को फंड नहीं दिया जाता है। यह तो सीधे सरकार की ओर से की जा रही वादा खिलाफी है। सरकार और उसके अधिकारी एक बार उन बच्चों की आंखों में देखकर उनकी पीड़ा को समझें। यह पैसा उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता। तो हाल ही में भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च की गई हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित यूपीआई अपनी निर्बाध वास्तविक समय की कार्यक्षमता के साथ आधुनिक बैंकिंग की आधारशिला के रूप में उभरी है, जो अद्वितीय दक्षता के साथ मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर बैंक लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है। यूपीआई के साथ मिलकर भारत के रुपए नेटवर्क ने वैश्विक कार्ड भुगतान समाधान के रूप में जगह बनाई है और जिसकी दुकानों, एटीएम और ऑनलाइन मंच पर व्यापक स्वीकृति है। पिछले हफ्ते ही फ्रांस ने घोषणा की थी कि एफिल टावर देखने आने वाले भारतीय पर्यटक यूपीआई पेमेंट कर टिकट खरीद सकेंगे और यह साझेदारी न केवल पर्यटक सुविधा को बढ़ाती है बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को भी गति देती है।
और भारत की यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने का समझौता सबसे पहले नेपाल के साथ हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विभिन्न देशों के साथ ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक डिजिटल तकनीक के साथ जोड़ने की पहल भारत एवं कूटनीतिक और तकनीकी शक्ति को उजागर करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों और औपनिवेशिक शोषण के बावजूद भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का समृद्ध इतिहास इसकी स्थायी वैश्विक प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। आज यूपीआई जैसी पहल आर्थिक सशक्तिकरण और सहयोग की दिशा में काम करी है। 2016 में भारत में यूपीआई की शुरुआत ने वित्तीय समावेशन और दक्षता के एक नए युग की शुरुआत की थी, और जिससे लाखों लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण हुआ। और इसका तेजी से अपनाया जाना और सफलता डिजिटल नवाचार को अपनाने में भारत की क्षमता को दर्शाता है। कई अध्ययन भारत के डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे की कई विकसित देशों की तुलना में श्रेष्ठता की पुष्टि करते हैं, जो इसे फिनटेक नवाचार में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करता है। परिणाम स्वरूप विकासशील देश डिजिटल परिवर्तन के लिए एक मॉडल के रूप में भारत की ओर रुख कर रहे हैं। वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ाने में इसका अनुसरण करना चाहते हैं। जैसे यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हो रहा है, एक तकनीक महाशक्ति और डिजिटल नवाचार के दिग्गज के रूप में भारत की छवि और मजबूत होगी। निष्कर्षतः यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान में भारत का प्रवेश वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव का संकेत देता है। इसका लाभ उठाकर भारत न केवल अपने आर्थिक पथ को नया आकार दे रहा है, बल्कि वैश्विक रुझानों को भी प्रभावित कर रहा है। अच्छा आर्टिकल है, ये टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन सर्किल के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ इसकी PDF मिल जाती है, तो डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, पढ़ सकते हैं। ये नारी शक्ति के व्यापक योगदान की महत्ता, यह आर्टिकल आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे, उसके लिए पॉइंट मिल जाएंगे। महिलाओं पर आप लोग निबंध लिख रहे होंगे, उसके लिए पॉइंट मिल जाएंगे। अधिकांश आधुनिक भारतीय रूपक प्राचीन ग्रंथों को मात्र कहानियों के रूप में देखते हैं। दुर्गा सप्तशती का एक चरित्र महिषासुर का इतिहास उनके लिए अप्रासंगिक हो जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि शक्तिशाली राक्षस दैत्य और जिसे ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया था, अंततः इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह देवी शक्तियों को ललकारता है जो उसे रोकने में असमर्थ हैं, और अंततः देवी द्वारा परास्त हो जाता है। उनके लिए सबसे आश्चर्यजनक पहलू एक महिला योद्धा को उस योग में स्वीकारता मिलना है। और आज यही स्त्री प्रभुता व प्रबलता के समानांतर डटकर खड़ी हो रही है। महिला फाइटर के रूप में ताकत का लोहा मनवा रही हैं। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, तेजस। इस फिल्म में एक संवाद है, पाकिस्तान से अपने जवानों को छुड़ाकर लाने के लिए 2 लड़कियां चुनी जाती हैं। घबराई हुई दोनों महिलाएं जवान आफिया और तेजस आपस में बात करती हैं। आफिया तेजस से यही कहती है कि यदि मिशन पर कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि इस मिशन के लिए महिला जवानों की जगह पुरुष जवानों को चुना होता, तब ऐसा नहीं होता। और इस तरह की मूवियों का उल्लेख आप लोग निबंध में कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और इस पर तेजस उसका आत्मविश्वास जगाते हुए कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि अगली बार सब गर्व से कहेगी कि अच्छा किया। और इसके लिए महिला जवानों को चुना गया, और उनकी यही दृढ़ता उन्हें मिशन पर ले जाती है। वह न केवल आतंकवादियों को मारने और अपने जवानों को सुरक्षित बचाकर लाने में कामयाब होती हैं, बल्कि उनका यह पुरुषार्थ प्रभुता की पहचान भी बनता है। और वस्तुतः कोई भी परिपाटी चुटकियों में या चुटकी बजाकर छूमंतर नहीं हो सकती है। छोटे छोटे कदम ही भविष्य में इतिहास रचने के परिचायक बनते हैं। आज के परिवेश में केंद्र सरकार ने घर घर पर पड़ी मानसिक बेड़ियों को धीरे धीरे अपनी नारित योजना के माध्यम से तोड़कर सशक्त और समृद्ध की मिसाल के रूप में खड़ा कर दिया। और गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिलाओं की सेवा टुकड़ी भी कर्तव्य पथ पर मार्च करती दिखी। केंद्रीय सशक्त पुलिस बल के दस्ते में महिला कर्मी भी शामिल रहीं। इतना ही नहीं, अग्निवीर योजना में 48 अग्निवीरों ने शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसका आरंभ अभी 2 वर्ष पूर्व ही किया गया था। वहीं फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल रहे स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव भी इस परेड में हिस्सा लिया। और स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर ने गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व किया। यह सब देश के सशक्त होने, गौरवान्वित होने का परिचायक नहीं तो और क्या है। ये महिलाओं के जो नाम हैं इनके, ये भी उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। यूसीसी के अधिकार, तो यह सर्वविदित सत्य है कि जब भी महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में होती हैं तो सामाजिक मुद्दों पर गंभीरता से विचार करती हैं, और उनके दृष्टिकोण की व्यापकता, रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता नई धार और नई दिशा देती है। हम आज प्रभु श्री राम को मर्यादाओं को आत्मसात करने को पीढ़ी में जागृत लाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह भी सर्वविदित है कि प्रभु श्री राम भी यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने तो माँ सीता के साथ होने से ही बने। उनकी वह मर्यादा सीता ही है,
जब समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी में महिलाओं को तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून, गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून, संपत्ति बंटवारे में लड़कियों का समान अधिकार भी सभी पंथों में समान, सभी पंथों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष, एक पत्नी का नियम, बहुपत्नी प्रथा का अंत जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी, तो उस समाज की परिकल्पना आज की कुरीतियों को इतिहास में विसंगतियों के रूप में ही याद रखेंगी। समान नागरिक संहिता के तहत नारी को दिव्य शक्ति के रूप में दिए गए ये अधिकार हथियार उसी भांति अनुभूति करा रहे हैं जिस प्रकार दुर्गा सप्तशती में देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा दुर्गा को शक्तिशाली सतरूपा का वरदान देते हैं और उन्हें अस्त्र शस्त्र शक्तियों से प्रबल बनाते हैं। उसी भांति ही नारी की प्रभुता को बढ़ाने वाले ये अधिकार उसे उस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर सकेंगे जहां घर से समाज तक विभिन्न बुराइयों और विसंगतियों व अपराधों से वह मौन रहकर जूझती रही है, और वह यह अधिकार सभी पंथों की बेटियों को एक ही समान देखता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है। लेकिन आप देखिए, विपक्ष से नवाजे गए राजनीतिक दल कुछ करने के लिए विरोध करना है के रूप में इस पर आपत्ति जता रहे हैं, धार्मिक खतरों का हवाला देकर संवेदनशील बना रहे हैं। ऐसा विरोध जताने वाले निश्चित ही यह भूल बैठे हैं कि केंद्र में इसी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई और मुस्लिम महिला आबादी ने इसकी खुलकर सराहना भी ही नहीं की, बल्कि इसका दम पिछले लोकसभा चुनाव के मतदान में भी सभी ने देखा। बीते दिनों तक जब यूसीसी लाने की शुरुआत हुई तो अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमृत सेन ने इसे एक प्रकार का झांसा बताया था। अमृत सेन की पुस्तक द कंट्री ऑफ फर्स्ट वाइज में बताते हैं कि स्त्रियों को परिवारों में बराबरी का अधिकार न मिलना बच्चियों के कुपोषण, अशिक्षा, शोषण और आर्थिक पिछड़ेपन का बड़ा कारण बनता है। बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां भी संपत्ति के बंटवारे में भेदभाव से जुड़ी हैं। आर्थिकी की तक को इसमें कितने नुकसान पहुंचते हैं इसका भी हवाला दिया गया। अब इन विरोध करने वालों को या आस्था या धर्म या धार्मिकता की दूरबीन से देखने वालों को समझना होगा कि जिन विडंबनाओं पर पुस्तकों में चिंतन किया जा रहा है, असमानता की इस पहल से यह सब परेशानियां ही तो खत्म करने की पहल की जा रही है। ऐसे में विरोध करने वालों को दूरदृष्टि से समान नागरिक संहिता के परिणाम देखने की आवश्यकता है और जिससे संपन्नता और समृद्धि के द्वार खुलते हैं, देश की आर्थिकी को नए आयाम तक ले जाने के सुखद संकेत दिखते हैं। गांव से शहर तक बदलाव की बयार हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो उसकी यात्रा में हम महसूस करेंगे कि हर देश का एक कालखंड आता है। वह दौर आता है जब वह देश तेजी से तरक्की करता है, पूरा विश्व उसकी शक्ति को नमन करता है। देश की नारी शक्ति भी उस कालखंड का वही अध्याय बन रही है से अधिक उचित यहाँ केंद्र की वर्तमान सरकार द्वारा उस तरह से गढ़ी जा रही है कहना होगा। एक दशक में नारी के सशक्त होने की जड़ों में जाएंगे तो हमें एक बार के लिए पुस्तक के पिछले उन पन्नों को भी पलटना होगा जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर शौचालय के माध्यम से सीधे महिलाओं की एक बड़ी समस्या को, उनकी तकलीफ को उठाया था और विपक्ष ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी। याद है ना, एक वह स्वतंत्रता दिवस और उस पहल से आज गाँवों की ऐसी तस्वीर बदली कि आज गाँव गाँव की नारी का नारा ही बदल गया। देखिए, इस तरह की सरकार की तरफ से जो पहलें की जाती हैं उनका भी उल्लेख आप लोग सरकारी पहलों के रूप में निबंध में कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। बदलाव की नींव सशक्त बनाने की ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तभी गांव-गांव तक प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं हर किसी को छत का अधिकार देती हैं। निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग तक हर किसी को छत मिलना सीधे महिला वर्ग को अपने घर की चाबी हाथ में थमाकर उसके आत्मविश्वास को और गौरव को बढ़ाना बदलाव नहीं तो क्या है। अब तक इस बदलाव की सीढ़ियों को और आगे बढ़ाने के लिए इस बार यानी कि 2024-25 के अंतरिम बजट में लक्ष्य और बड़े कर दिए गए हैं। झुग्गी झोपड़ी चाल और अनधिकृत कॉलोनी में रहने वालों को सभी को मकान मिलेगा। इसका एक पड़ाव पूरा करने के बाद इस बार के बजट में इसके लक्ष्य को 3 करोड़ और बढ़ा दिया गया है। घर, मकान, छत की चिंता सब करते हैं लेकिन महिलाओं से घर का जुड़ाव किसी रूप में होता है। किस रूप में होता है? घर की चाबी लक्ष्मी रूपेण कही जाने जाने वाली नारी के ही हाथों में होती है। यह तो हमारी संस्कृति में सर्वविदित है कि अंतरिम बजट की चौथी जाति नारी इसलिए भी है क्योंकि उसे लखपति दीदी के रूप में 3 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी भी बनाया गया। अब इसका लक्ष्य भी 1 करोड़ और बढ़ा दिया गया। यहाँ आप देखते हैं कि आत्मनिर्भर के रूप में बड़ी संख्या में वे महिला उद्यमी भी हैं जो मुद्रा योजना से लोन लेकर अपने हुनर से हुंकार भर रही हैं। यहाँ ये सब सफल योजनाएं ही तो इस तरक्की के नए आयाम गढ़ने का रास्ता बन रही हैं। मतदान में होगी निर्णायक भूमिका। अब बात अधिकारों की हुई तो मतदान के अधिकार में ये शक्ति कैसे पीछे छूट सकती है।
बीते एक दशक में मतदान के बदलते ग्राफ इसकी गवाही भी दे रहे हैं। महिलाओं के लिए निर्णायक राजनीति करने वाले और सत्ता की चाह रखने वाले भी इससे समझ चुके हैं कि इसलिए अब दिखावटी योजनाओं का दौर बदला है। महिलाओं के नाम पर केवल घोषणाएं नहीं हो रही हैं, उन्हें धरातल पर उतारा भी जा रहा है। और या नहीं इसकी बानगी भी मतदान करता है। मतदान को लेकर पूर्व में भी जागरूकता अभियान चलाए जाते थे, अब भी उस दिशा में काम हुआ, लेकिन अब मत का अधिकार और योजनाओं का लाभ घर तक पहुंचने वाली महिलाएं समझ पा रही हैं। वही कारण है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए पुरुषों से अधिक महिलाएं मतदाताएं बढ़ी हैं। लोकसभा चुनाव पिछले चुनाव यानी कि वर्ष 2019 की तुलना में लगभग 7 करोड़ अधिक मतदाता हिस्सा लेंगे। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक बढ़ी है। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो कई चुनाव में महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। इनमें लगभग 3 करोड़ पुरुष तो 4 करोड़ महिला मतदाता हैं। हाल ही में आई अंतिम मतदाता सूची में इस बार 2.63 करोड़ नए युवा मतदाताओं को भी जोड़ा गया। इनमें भी महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से करीब 15% अधिक। तो अब बताएं कि यह बदलाव नहीं तो क्या है। और आप देखिए 2024 में ही तो 23 में आपने चुनाव देखे ना मध्य प्रदेश में, तो आप देखिए उसमें भी महिलाओं का मतदान ही निर्णायक रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी को सत्ता मिली है। ये आप देखिए कुर्सी लाल और चिपकू बाबा, ये तंज कसा जा रहा है एक तरह से। राज्यसभा चुनाव से समरसता का संदेश, पढ़ना हो तो पढ़ सकते, राजनीति की बातें हो रही हैं। राज्यसभा में हिमाचल से सिंघवी का अभिषेक, ये आप देखिए अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा गया है ना राज्यसभा, तो उसी की बात हो रही है। देखिए अगर राज्यसभा की हम लोग बात करें तो इसमें अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, सदस्य बनना है, तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। 233 सदस्यों का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। इस तरह से 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, और 6 साल का इनका कार्यकाल रहता है, ये भी आप जानते होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे इस संपादकीय पाठ की क्लास खत्म होती है। कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।